हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड कॉर्नर में। आज मैं कोर्स 3 के यूनिट 1 के ही एक टॉपिक अधिगम सिद्धांत के विषय में इस वीडियो में चर्चा करूंगी। वीडियो आरंभ करने से पहले अगर आप मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपके लिए ये वीडियोस 2-3 बुक की सहायता से बड़े ही मेहनत से तैयार करती हूँ। आशा करती हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम का अर्थ है लर्निंग, और अब सिद्धांत की क्या अवधारणा है, सिद्धांत का क्या अर्थ है, इसे देखते हैं। तो सिद्धांत का अर्थ सीखने की प्रक्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या से है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसके विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए गए, उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन हुआ, पशुओं पर कई प्रकार का अध्ययन किया गया और इन्हीं प्रयोगों के आधार पर अधिगम की प्रक्रिया की सैद्धांतिक व्याख्या की गई, जिसे ही सीखने के या अधिगम के सिद्धांत कहते हैं। और इसके द्वारा 3 प्रश्नों का उत्तर मिल पाता है कि व्यक्ति क्यों सीखता है, और व्यक्ति कैसे सीखता है, तथा व्यक्ति क्या सीखता है। व्यक्ति क्यों सीखता है? क्योंकि उसकी कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उसके सीखने की उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो जो कुछ भी सीखता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के द्वारा उसने जिस भी क्रिया को सीखने का प्रयास किया तो उसमें उसने क्या क्या सीखा। तो इसे ही सीखने के सिद्धांतों में देखा जाता है कि व्यक्ति क्यों सीखा, कैसे सीखा और क्या सीखा। अब हम देखते हैं अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण। अधिगम के सिद्धांतों को 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जैसे व्यवहारवादी सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, और दूसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत या उद्दीपन सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत में व्यवहार को अधिक महत्व दिया जाता है कि व्यक्ति या प्राणी सीखने के दौरान किस प्रकार के व्यवहार करता है और अपने व्यवहारों से वह सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के सामने जब भी कोई समस्या आती है जिसे कि उद्दीपन कहा जाता है, तो वह वहाँ उस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, व्यवहार करता है, और इनमें से सही व्यवहार से यदि उस समस्या का समाधान हो जाता है या जिस व्यवहार से उस समस्या का समाधान हो जाता है तो वह आगे आने वाले प्रयासों में भी उस समस्या या उद्दीपन के प्रति सही प्रयास, अनुक्रिया या व्यवहार करने लगता है, और धीरे धीरे प्रयासों के साथ साथ उस विशेष उद्दीपन तथा सही प्रयास या अनुक्रिया कहें, क्रिया कहें, में संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे कि सीखने की संज्ञा दी जाती है। और व्यवहारवादी सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है, पुनर्बलन सिद्धांत और अपुनर्बलन सिद्धांत। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक सिद्धांत या उद्दीपन सिद्धांत। इस सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, समझ एवं सूझ की भूमिका को अधिक महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो भी सीखता है वह अपनी समझ और सूझबूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। इसमें किसी भी सीखने की परिस्थिति में कई समस्याएं या उद्दीपन होते हैं, और सीखने वाले व्यक्ति को उन विभिन्न उद्दीपन का अर्थ एवं उसके आपसी संबंधों को समझना होता है। और जैसे ही व्यक्ति उन विभिन्न उद्दीपनों का अर्थ या उनके आपसी संबंधों को समझ लेता है, पूरी उद्दीपन परिस्थिति का उसके मन में एक संज्ञानात्मक नक्शा विकसित हो जाता है, जिसे सीखने की संज्ञा दी जाती है। और संज्ञानात्मक सिद्धांत को भी 2 भागों में बांटा गया है, क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये सभी जो कॉन्सेप्ट है ये आने वाले जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। केवल एक बात याद रखें कि व्यवहारवादी सिद्धांत सीखने में व्यवहार को महत्व देते हैं, और जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो सीखने में सूझ को, समझ को महत्व देते हैं। इससे संबंधित एक डायग्राम भी देख लेते हैं। जैसे सीखने के सिद्धांत, तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, इसके 2 भाग हैं, पुनर्बलन सिद्धांत और अपुनर्बलन सिद्धांत। ये व्यवहारिक सिद्धांत है। और इधर है संज्ञानात्मक सिद्धांत, और संज्ञानात्मक सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है, शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। जो व्यवहारात्मक सिद्धांत है उससे संबंधित जो भी
मनोवैज्ञानिक या शरीर शास्त्री या शिक्षा शास्त्री रहे हैं। उसमें पुनर्बलन सिद्धांत के लिए थॉर्नडाइक, स्किनर, पॉलोव, हल तथा मिलर हैं। इन्होंने इस सिद्धांत से संबंधित प्रयोग किए। अपुनर्बलन सिद्धांत के लिए वॉटसन, गुथरी, स्टेट्स। और उसी तरह से शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है नाम जो है वह है वर्दिमर, कोहलर, कोफका, पियाजे, टॉलमैन। नेक्स्ट है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें है ईसाबेल, ब्रूनर, वेंडूरा, वॉल्स और विंड्रा। तो इन्होंने जो अलग सीखने के सिद्धांत है उससे संबंधित प्रयोग किए, अपने जिस सिद्धांत को ये मानते थे उसके अनुसार। यहाँ तक के भाग को एग्जाम में नहीं लिखना है। जब यदि किसी सिद्धांत को लिखना हो तो जैसे प्रयत्न या भूल या सूझ का सिद्धांत या पॉलो का सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत आए तो यहाँ तक के भाग को नहीं लिखना है। ये मैंने केवल आपको अधिगम के सिद्धांत क्या हैं उसके संबंध में समझाने के लिए इसे जोड़ा था। आज हम चर्चा करेंगे पॉलो के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की। पॉलो एक रूसी शरीर शास्त्री थे। इन्होंने 1904 में सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है, और इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है जो इस प्रकार है। आप इसे ध्यान से इनके सिद्धांत के सभी नाम को याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है कि आपने इसी सिद्धांत को पढ़ा है किंतु दूसरा नाम दिया हुआ होने के कारण आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, और संबंध प्रत्यावर्तन या सहज क्रिया द्वारा सीखना। तो पॉलो के इसी सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जिसे आप ध्यान में रखेंगे और याद ही कर लें कि इनके सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है। पॉलो ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया और उन्होंने उसके सामने स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों उद्दीपक प्रस्तुत किए और उसकी प्रतिक्रिया का परीक्षण किया। इसके लिए उन्होंने कुछ पारिभाषिक शब्दों के संकेत रखे, जैसे स्वाभाविक उद्दीपक के लिए यूएस नेचुरल और अनकंडीशनड स्टिम्युलस, अस्वाभाविक उद्दीपक के लिए कंडीशनड स्टिम्युलस सीएस, स्वाभाविक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया के लिए नेचुरल और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यूआर, और अस्वाभाविक प्रतिक्रिया अनुक्रिया के लिए कंडीशनड रिस्पॉन्स सीआर। अब आइए पॉलो के प्रयोग को देखते हैं। पॉलो ने अपने प्रयोग के लिए एक लकड़ी का उपकरण तैयार किया जो कि साउंड प्रूफ था और जिसमें कि कुत्ते को खड़ा किया जा सके, और कुत्ते के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि आवश्यकता पड़ने पर एक निश्चित समय और अवधि के लिए कुत्ते के सामने भोजन लाया जा सके। इस उपकरण में घंटी बजाने तथा भोजन प्रस्तुत करने के लिए बटनों का प्रयोग किया गया था। चूँकि पॉलो एक शरीर वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि में एक नली लगा दी थी, जिससे कि कुत्ते की लार उचित स्थान पर रखे बीकर में एकत्रित किया जा सके। और यह जो उपकरण था यह साउंड प्रूफ था, इसलिए कि इस बाहर की कोई भी आवाज़ या कोई भी ध्वनि उसको इस कुत्ते को आकर्षित ना कर सके। और अब इस बॉक्स में कुत्ते को खड़ा किया गया। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, कुत्ता खड़ा है, उसके सामने भोजन के लिए एक बर्तन है और उसके गले में मुंह के पास लार ग्रंथि में एक नली लगी हुई है जो कि बीकर से जुड़ा हुआ है। परीक्षण के लिए पॉलो ने कुत्ते को पहले एक निश्चित समय पर बटन दबाकर भोजन दिया। भोजन सामने आते ही कुत्ते की लार निकलने लगी। इस स्थिति में भोजन ने कुत्ते के लिए एक स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य किया तथा लार आना उसकी स्वाभाविक क्रिया थी या प्रतिक्रिया थी। प्रयोग के अगले चरण में दूसरे दिन पॉलो ने केवल घंटी का बटन दबाया और घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते ने कान तो खड़े किए किंतु लार नहीं निकली। इस स्थिति में घंटी की ध्वनि लार टपकाने वाली क्रिया के लिए अस्वाभाविक उद्दीपन थी, इसलिए लार नहीं निकली। तीसरे दिन पॉलो ने घंटी का बटन दबाने के तुरंत बाद भोजन का बटन दबा दिया और इस प्रकार घंटी की ध्वनि के तुरंत बाद ही भोजन की प्रस्तुति हुई। ये दोनों क्रियाएं, घंटी बजना व भोजन, दोनों कुत्ते के सामने एक साथ हुई।
इसका परिणाम यह हुआ कि कुत्ते ने कान भी खड़े किए और लार भी टपकाई। पावलोव ने घंटी तथा भोजन दोनों के बटन एक साथ दबाने की क्रिया को कई दिनों तक दोहराया और देखा कि कुछ दिनों बाद भोजन लाए बिना भी घंटी बजते ही कुत्ते की लार निकलने लगी थी। पावलोव के अनुसार इस अंतिम स्थिति में कुत्ता घंटी की आवाज़ से ही भोजन प्राप्त करने के लिए अनुबंधित हो गया था। इस प्रकार कुत्ता यह सीख गया था कि जैसे ही घंटी की आवाज़ होगी भोजन उसके सामने आ जाएगा, और सीखने की इस प्रक्रिया में भोजन उद्दीपक के रूप में, लार टपकना स्वाभाविक क्रिया के रूप में थी। घंटी से भोजन आने के लिए आश्वस्त होना अनुबंधन के रूप में कार्य करता है। अर्थात हमने देखा कि सबसे पहले पावलोव ने जब केवल भोजन दिया तो कुत्ते ने लार टपकाई, फिर जब दूसरी बार उन्होंने केवल घंटी बजाया तो कुत्ते की लार नहीं निकली, किंतु जब उन्होंने घंटी बजाने के साथ साथ भोजन दिया तो कुत्ते की लार, उसके कान भी खड़े हुए और उसकी लार भी निकली। और जब इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया तो कुत्ता यह सीख लेता है कि जब घंटी बजेगी तो उसे भोजन मिलेगा, इसलिए उसके घंटी बजने के साथ साथ उसके कान भी खड़े हो गए और उसकी लार भी निकलने लगती थी। इस प्रकार स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच एक संबंध स्थापित हो गया और जिससे कुत्ते ने अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करना सीख लिया। इस प्रकार पावलोव ने अपने परीक्षण या प्रयोग द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राणी के सामने किसी प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक के आ जाने पर प्राणी स्वाभाविक क्रियाएं करता है। जैसे इस प्रयोग में भोजन के आने पर कुत्ते का लार निकलना, इस प्रकार उसके सामने जब अस्वाभाविक उत्तेजक आ जाने पर वह स्वाभाविक क्रिया करता है। जैसे इस प्रयोग में घंटी बजने पर कान खड़े करना, यह दोनों स्थितियां अधिगम के अनुकूल होने के पहले की हैं, किंतु जब स्वाभाविक उत्तेजक और अस्वाभाविक उत्तेजक दोनों एक साथ प्राणी के सामने लाए जाते हैं तो पहले वह स्वाभाविक अनुक्रिया करता है और बाद में अनुकूलन अर्थात स्वाभाविक और अस्वाभाविक उत्तेजक दोनों में अनुकूलन हो जाने पर वह केवल अस्वाभाविक उत्तेजक के आने पर भी स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। इस प्रयोग में जब घंटी का बजना अस्वाभाविक उत्तेजक तथा भोजन स्वाभाविक उत्तेजक दोनों साथ साथ होते हैं तो कुत्ता पहले केवल कान खड़े करके और स्वाभाविक क्रियाएं करता है, परंतु इस क्रिया को जब बार बार दोहराए जाने पर, अनुकूलन हो जाने पर बाद में वह लार टपकाने के रूप में स्वाभाविक क्रियाएं करने लगता है। पावलोव के अनुसार यह अनुकूलन ही अधिगम है। पावलोव ने कहा कि कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव की अनुक्रिया को सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार स्राव के बीच एक नया साहचर्य कायम हुआ जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। पावलोव के इस प्रयोग के समर्थन में वाटसन तथा उनकी पत्नी ने अल्बर्ट नामक मानव शिशु पर प्रयोग किया और पाया कि मानव भी पशु के समान ही अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। इस डायग्राम के द्वारा इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भोजन दिया गया तो प्रतिक्रिया हुई लार बहना, फिर भोजन और घंटी दोनों को साथ साथ दिया गया तो प्रतिक्रिया हुई लार बहना, फिर घंटी का बजना और तब फिर लार बहना। तो इस प्रकार कुत्ता जो है कि वो अनुबंधन हो जाता है उसका घंटी और भोजन दोनों से, अर्थात स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ उसका अनुबंधन हो गया और वो प्रतिक्रियाएं करने लगा। अब हम देखेंगे कि अनुबंधित अनुक्रिया को कौन कौन से तत्व नियंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले है कि उद्दीपक की प्रभावशीलता। उद्दीपक यदि स्वाभाविक है और प्रभावशील है तो अनुक्रिया तुरंत होगी या शीघ्र होगी। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है और उद्दीपक में अनुक्रिया उत्पन्न करने की जितनी शक्ति होगी अनुक्रिया उतनी ही शीघ्रता से उत्पन्न होगी। यह प्रयोज्य के लिए उतना ही अधिक संतोषप्रद होता है। जैसे कि स्वाभाविक रूप से आप देखते हैं कि पके हुए आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ जाना, पानी पूरी देखकर अक्सर सबके मुंह में पानी आ जाता है। उसी तरह से शिक्षण में हम देखें कि बालक के अच्छे प्रदर्शन पर उसे तुरंत पुरस्कार देना या बुरे प्रदर्शन पर तुरंत दंड देना इत्यादि भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है अस्वाभाविक उद्दीपक की तीव्रता एवं संबद्धता। सभी तरह के अस्वाभाविक उद्दीपक से व्यक्ति का अनुबंधन नहीं होता, केवल उसी अस्वाभाविक उद्दीपक से अनुबंधन होता है जिसमें कि
स्वाभाविक उद्दीपक से जुड़ने की क्षमता होती है। पावलोव के प्रयोग में घंटी की तेज आवाज कुत्ते के मस्तिष्क को प्रभावित करती थी और उसके कान खड़े हो जाते थे। यदि घंटी की आवाज धीमी होती तो कुत्ते को चौकन्ना नहीं कर पाती। इसलिए जो अस्वाभाविक उद्दीपक है उसकी तीव्रता और स्वाभाविक उद्दीपक से संबद्धता भी आवश्यक है। इस सिद्धांत द्वारा सीखने में समय एवं क्रम का भी संबंध महत्वपूर्ण होता है। पावलोव के सिद्धांत में अस्वाभाविक उद्दीपन और स्वाभाविक उद्दीपन के बीच समय अंतराल एवं उनको प्रस्तुत करने का क्रम सीखने का महत्वपूर्ण कारक है। यह समय 0.5 सेकेंड होना चाहिए तथा स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे पावलोव ने घंटी बजाने के तुरंत बाद कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया। यदि इन दोनों उद्दीपनों को प्रस्तुत करने के मध्य अधिक देर हो जाती तो उन दोनों के मध्य संबंध स्थापित नहीं हो पाता, अर्थात स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच मध्य संबंध स्थापित नहीं हो पाता। नेक्स्ट जो है वो है उद्दीपनों की पुनरावृत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन को अनेक बार प्रस्तुत किया जाए तभी उनमें संबंध स्थापित हो जाता है तथा अनुकूलित अनुक्रिया उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि घंटी की आवाज और भोजन को बार बार प्रस्तुत किए जाने से ही उनमें संबंध जुड़ सका। नेक्स्ट है संवेगात्मक संबंध, मतलब जो उद्दीपन है उसके साथ जो प्रयोज्य है उसका संवेगात्मक संबंध आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार अनुबंधन तभी होगा जब उद्दीपक प्रयोज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले उद्दीपक ही प्रयोज्य के संवेगों से जुड़ जाते हैं और प्रयोज्य उसके प्रति शीघ्र अनुक्रिया करता है। इस प्रयोग में भोजन से कुत्ते की भूख शांत हो रही थी, इसलिए वह अनुक्रिया कर रहा था। नेक्स्ट है पुनर्बलन या संतोषप्रद परिणाम की आशा। तो जिस कार्य को करने का परिणाम सुखद होता है व्यक्ति उसे बार बार करना चाहता है। संतोष देने वाला परिणाम प्रोत्साहन का कार्य करता है जिससे व्यक्ति प्रेरित होकर बार बार संतोषप्रद परिणाम पाने के लिए अनुक्रिया करता है। जैसे इस प्रयोग में कुत्ते को भोजन मिल रहा था जिससे कि उसे संतुष्टि हो रही थी, इसलिए वह बार बार अनुक्रिया कर रहा था। यदि घंटी बजाने के साथ उसे भोजन नहीं दिया जाता बार बार तो वह अनुक्रिया नहीं करता। अब हम देखते हैं कि इस विधि के द्वारा शिक्षा में क्या लाभ हो सकता है। तो इस सिद्धांत को अपनाकर विद्यार्थी को अधिगम के लिए सीखने के लिए एक उत्साहवर्धक या उत्साहपूर्ण वातावरण दिया जा सकता है। आपने देखा है कि कक्षा में यदि जो शिक्षक छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखते हैं, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं तो छात्र भी उनसे प्रभावित होकर उनके कक्षा में उपस्थित रहते हैं, उनके अध्यापन उनके पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। किंतु जो अध्यापक हमेशा छात्रों पर दबाव बनाते हैं, उन्हें दंड देते हैं, बात बात पर डांटते हैं तो छात्र उनकी कक्षाओं में नहीं रहना चाहते, उनकी कक्षाओं से भागना चाहते हैं और वो उनके अध्यापन का लाभ उठाने का प्रयास नहीं करते, तो इससे उनका अधिगम प्रभावित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब बालक एक अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते सभी अन्य उद्दीपन के प्रति भी वैसी ही अनुक्रियाएं करने लगता है। जैसे कि जब कोई छात्र किसी शिक्षक के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेता है तब उसकी मनोवृत्ति सभी शिक्षकों के प्रति भी वैसी ही हो जाती है। जो उसके घनिष्ठ सहयोगी होते हैं उनकी भी मनोवृत्ति वैसी हो जाती है और यहाँ तक कि वह छात्र उस शिक्षक के द्वारा लिखे गए पुस्तक के प्रति भी नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। और यदि छात्र किसी अध्यापक से संवेगात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो वह सभी अध्यापकों का सम्मान करते हैं और यह अनुबंधन काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। इसके विपरीत डांट फटकार करने वाले शिक्षकों को छात्र जब अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद मिलते हैं, अगर वो शिक्षक दिखाई भी दे तो छात्र पीछे मुड़कर चले जाते हैं, उनके सामने आना नहीं चाहते, उनसे बात करना नहीं चाहते। इसलिए शिक्षकों को छात्रों के अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए हमेशा उनसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझकर उसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।
नेक्स्ट है, इस सिद्धांत का उपयोग करके छात्रों को उनकी बुरी आदतों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। जैसे कि कुछ समायोजित बालकों की चिंता तथा डर को इस प्रविधि के द्वारा दूर किया जा सकता है, जिससे वह कक्षा में फिर से समायोजित बालक के समान व्यवहार कर सके, अपने शैक्षिक उपलब्धियों की प्राप्ति कर सके। जैसे यदि कोई बालक शिक्षक के डर से क्लास से बार बार भागता है, विद्यालय आना नहीं चाहता, तो उसके लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित करके उसको फिर से शिक्षण के प्रति, अधिगम के प्रति उस छात्र में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ये जो अनुबंधन प्रक्रिया है, यह बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत ही उपयोगी होती है। यदि किसी बालक को किसी शिक्षक से डर लगता है, तो डर के कारण को जानकर उस कारण से अनुबंधन समाप्त करवाकर बालक की सहायता की जा सकती है। जैसे यदि कोई बालक एक बार कक्षा में अध्यापक की डांट से डर जाता है, तो हमेशा उसकी कक्षा में भयभीत रहता है। यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि भी बताता है। यह सिद्धांत बालकों के सामाजिकरण और वातावरण से उनका सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देता है। इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। और यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है, जैसे सुलेख, अक्षर विन्यास इत्यादि। इस सिद्धांत में पुनरावृत्ति पर अत्यधिक बल दिया गया है, जो कि शिशुओं के शिक्षण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पुनरावृत्ति से वो किसी भी विषय वस्तु को अच्छे से सीख सकते हैं। अब इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी है, उसे भी हम देखते हैं। यह सिद्धांत सीखने की किसी एक विशिष्ट परिस्थिति की व्याख्या करता है। मनुष्य की सीखने की प्रक्रिया इतनी व्यापक होती है कि उसे केवल अनुकूलन द्वारा स्वाभाविक न्याय करने के आधार पर ही नहीं सिखाया जा सकता है। इस प्रयोग में अनुकूलन की क्रिया का अध्ययन एक कुत्ते की क्रियाओं के आधार पर किया गया है, जो कि मनुष्य की अधिगम क्रिया को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत में सीखने की विधि को यांत्रिक के रूप में देखा गया। मनुष्य की तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, निरीक्षण शक्ति, ध्यान, स्मरण, कल्पना तथा अनुकरण आदि मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाएं या शक्तियों की व्याख्या नहीं करता। यहाँ कुत्ते पर जो भी प्रयोग किया गया वो एक नियंत्रित स्थान पर किया गया और साउंड प्रूफ स्थान पर किया गया, परंतु मानव की जो क्रियाएं होती हैं वो अनियंत्रित स्थान उसके वातावरण में होती है, इसलिए उसकी क्रियाओं का अध्ययन इस विधि से संभव नहीं है। नेक्स्ट है कि इस तरह से प्राप्त किया गया अधिगम स्थायी नहीं होता है। भ्रम के टूट जाने पर प्राप्त किया गया अधिगम व्यर्थ हो जाता है। जो भी अधिगम हो वो स्वाभाविक वातावरण में हो, तभी वह अस्थायी हो सकता है। यह सिद्धांत मनुष्य की अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर पाता। तो इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत शिक्षा के कुछ ही क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। संपूर्ण रूप से व्यक्ति के अधिगम को इस सिद्धांत के द्वारा संचालित या प्रभावित नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।